वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 7 नवंबर 2025 और 7 नवंबर 2025 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कॉमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे महाराष्ट्र ने सैटेलाइट का इंटरनेट कंपनी स्टारलिंक के साथ किया समझौता। 10वें दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2025 और SVL इक्ष्क भारतीय नौसेना के अंदर शामिल हुआ है। इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज़ के साथ में। डेली आपको सुबह ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको लगातार मिल रही है। और जो भी साथी बैंक, UPSC, SSGD, RS, रेलवे, दिल्ली पुलिस, SI एग्ज़ाम, फर्स्ट ग्रेड, EORO कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी के लिए डेली आपको ये इंडिया और वर्ल्ड की करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती रहेगी। और आपने देखा होगा कल परसों वीडियो का एग्ज़ाम भी हुआ था 2 नवंबर को, और कल 6 नवंबर को परिचालक भर्ती का एग्ज़ाम हुआ है। तो लगभग आपको करंट है जो हमारी जो बुक आई थी वीडियो की, उसमें आपको लगातार देखने को मिले थे। और इसका पूरा प्रूफ आपको नानक क्लासेस शिव सर पर आपको देखने को मिला है। करते हैं स्टार्ट आज की क्लास, इसलिए लगातार क्लासें देखो कंटिन्यू। और करंट अफेयर्स का जब क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्योंकि डेली आपको करंट अफेयर्स की क्लास आपको देखनी पड़ेगी। करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हम करेंगे कल के क्वेश्चनों को रिवाइज। कल हमने पढ़ा जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का अगला संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? नई दिल्ली में। WJP रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2025 के अंदर भारत का स्थान क्या है? 86वां स्थान। समुद्री मत्स्य पालन जनगणना 2025 अब किस तकनीकी प्रणाली के साथ पूरी तरह से डिजिटल हो चुकी है? वो है व्यास ऐप। भारत रत्न डॉक्टर भूपेन हजारिका राष्ट्रीय पुरस्कार किस शहर समूह में प्रदान किए गए? तो ये किए गए गुवाहाटी, असम के अंदर। केंद्रीय संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किस योजना के तहत एकीकृत सोहरा सर्किट विकास योजना की आधारशिला रखी? तो वो है प्रधानमंत्री की पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास पहल PM डिवाइन योजना। मध्य प्रदेश में चीतों के लिए तीसरे घर के रूप में किस स्थान का चयन किया गया? वो है नोरा देई। तो ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया। ये वार्षिक करंट अफेयर्स 2025 की टेस्ट सीरीज है। इसमें डेली क्लास का टेस्ट मिलता है, डेली PDF मिल जाती है, वीकली टेस्ट और मंथली PDF आपको मिल चुकी है। अक्टूबर महीने की क्लास आपको यूट्यूब पर मिल गई, अक्टूबर महीने का टेस्ट आपको मिल गया, अक्टूबर महीने की PDF आपको इसके अंदर मिल चुकी है। राजस्थान वाली भी मिल गई और इंडिया और वर्ल्ड की भी मिल चुकी है। जरूर आप ज्वाइन करें प्रताप क्लासेस का एप्लीकेशन। पहला प्रश्न आज की क्लास का, कौन सा राज्य भारत में पहला राज्य बना है जिसने एलन मस्क की सैटेलाइट इंटरनेट कंपनी स्टारलिंक के साथ औपचारिक रूप से समझौता किया है? ये देखो आपके सामने तस्वीर के अंदर, ये एलन मस्क की कंपनी है। कौन सी? स्टारलिंक। एलन मस्क की सैटेलाइट इंटरनेट कंपनी है स्टारलिंक, जिसके साथ समझौता किया है। और ऐसा करने वाला भारत के अंदर पहला राज्य बन चुका है महाराष्ट्र। कौन सा राज्य बन चुका है? महाराष्ट्र राज्य बन चुका है। इसका मतलब ये है भी महाराष्ट्र का लक्ष्य ये भी दूर दूर के क्षेत्रों में जो सैटेलाइट इंटरनेट सेवाएं हैं उनको दूर दूर क्षेत्रों में शुरू करना। देखो, राज्य का नाम महाराष्ट्र है, कंपनी का नाम स्टारलिंक सैटेलाइट कम्युनिकेशंस प्राइवेट LTD, एलन मस्क की सैटेलाइट इंटरनेट कंपनी। समझौते का प्रकार लेटर ऑफ इंटेंट यानी कि इरादे का पत्र। इसमें महाराष्ट्र के दूरस्थ और पिछड़े क्षेत्रों में सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवाएं शुरू करना। उद्देश्य ग्रामीण, दूरस्थ और विकास से पिछड़े क्षेत्रों से इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करना ताकि डिजिटल विभाजन को कम किया जा सके और विकास की प्रक्रिया को तेज किया जा सके। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ समझौता होता है तो वो नेटवर्क से संबंधित होता है, क्योंकि दूर दूर जो है इंटरनेट सेवाएं शुरू की जाए। यानी कि बहुत से क्षेत्र है अपने भारत के अंदर जहाँ पर नेट की सुविधा नहीं है, अपने तो खूब सारी सुविधा है। तो याद रखना इसको, महाराष्ट्र राज्य ने समझौता किया है। 10वें दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2025 में मुंबई में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार क्रमशः किसे मिला है? ये देखो आपके सामने तस्वीर के अंदर, 10वें दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2025 आयोजित हुआ था मुंबई के अंदर, जहाँ पे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और अभिनेत्री का पुरस्कार किसको दिया गया? तो ये जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता है वो है कार्तिक आर्यन, और सर्वश्रेष्ठ जो अभिनेत्री है वो है कृति सनोन। तो उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर B,
कार्तिक आर्यन और कृति सेनन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और अभिनेत्री का पुरस्कार है दिया जा चुका है। तो 10वें दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है पुरस्कार 2025। वैसे आपसे पूछे भी दादा साहब फाल्के पुरस्कार अब की बार किसको दिया गया, तो मलयालम सुपरस्टार है मोहनलाल, जिनको दादा साहब फाल्के पुरस्कार है मिला था। ये 10वें दादा साहब अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है, ये ध्यान रखना, ये अलग है वो अलग है। देखो, तो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2025 सर्वश्रेष्ठ फिल्म रही है स्त्री 2। यह फिल्म 2025 के दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के रूप में चुना गया, यानी कि इसके अंदर सर्वश्रेष्ठ जो फिल्म रही है वो रही है स्त्री 2। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रहे हैं कार्तिक आर्यन, इनको उत्कृष्ट अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कृति सेनन, इनको शानदार परफॉर्मेंस के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड मिला है। 3 चीजें पढ़ लेना, सर्वश्रेष्ठ फिल्म स्त्री 2, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता है कार्तिक आर्यन, अभिनेत्री कृति सेनन। दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार भारतीय सिनेमा के प्रमुख और फिल्म पुरस्कारों में से एक है, और इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था, मुंबई के अंदर। याद रखना अच्छे तरीके से इनको सारी चीजें। SVLS इक्सक को भारतीय नौसेना में कब शामिल किया गया, और ये देखो आपके सामने गजब का प्रश्न है, एक प्रकार का युद्धपोत है। तो ये देखो अभी SVL इक्सक ये नया है, तो इसको भारतीय नौसेना में कब शामिल किया गया, तो 6 नवंबर 2025 को। कब शामिल किया गया, 6 नवंबर 2025 को इसको शामिल किया जा चुका है। ये जितने भी जो ये युद्धपोत वगैरह होते हैं ना, इनका नाम आपको याद रखना है अच्छे तरीके से, सीधा प्रश्न आता है एग्जाम में। तो SVL इक्सक इसको शामिल किया गया 6 नवंबर 2025। तो SVL इक्सक का उद्घाटन भारतीय नौसेना 6 नवंबर 2025 को SVL इक्सक को औपचारिक रूप से नौसैनिक अड्डा कोच्चि के अंदर इसको शामिल किया। इनका नौसैनिक अड्डा है कोच्चि केरल के अंदर। सूर्यम वेसल, यानी कि इसका वर्ग देखें तो SVLS इक्सक सर्वे वेसल वर्ग देखें तो इसका यह तीसरा पोत है, जो भारतीय नौसेना के सबसे बड़े बेड़े में ये शामिल हुआ है, कि इस सर्वे वेसल वर्ग का ये तीसरा सबसे बड़ा पोत है जो भारतीय नौसेना के अंदर ये शामिल हुआ। और SVLS इक्सक है वो दक्षिणी नौसेना कमान में आधारित होने वाला पहला सर्वे पोत होगा। कि देखो अलग अलग बात होगी ना, सर्वे वेसल के अंदर ये तीसरा सबसे बड़ा पोत है, और साउथ नौसैनिक कमांड में ये शामिल होने वाला पहला सर्वे पोत होगा। तो ये याद रखना 6 नवंबर 2025 को इसको शामिल किया जा चुका है। नेक्स्ट देखो, US एशिया विश्वविद्यालय रैंकिंग 2026 में IIT दिल्ली को कौन से स्थान पर रैंक मिला है। ये देखो आपके सामने तस्वीर के अंदर, अपने लगातार लगभग पढ़ते आ रहे थे कि IIT मद्रास सबसे टॉप पर रहता है, लेकिन अब की बार IIT दिल्ली है वो सबसे टॉप पे है। US एशिया विश्वविद्यालयों की जो रैंकिंग आई है उसके अंदर है IIT दिल्ली भारत के अंदर सबसे टॉप पर है, और उसका स्थान आया है 59वां स्थान। ऑप्शन नंबर 1 कौन सा स्थान है, 59वां स्थान है आ चुका है, यानी कि भारत के अंदर ये सबसे टॉप पर है। वैसे तो आपको पता है इसका 59वां स्थान है। देखो IIT दिल्ली का रैंक, IIT दिल्ली इस वर्ष 59वें स्थान पे रहा, जो कि लगातार दूसरे वर्ष भारत का शीर्ष रैंक वाला संस्थान बना है। इनकी लगातार ये दूसरे वर्ष भी भारत का शीर्ष रैंक वाला स्थान बन गया। 2016 में भारत के 124 विश्वविद्यालयों US एशिया विश्वविद्यालय रैंकिंग में थे, जबकि 2026 में ये बढ़कर 294 विश्वविद्यालय हो चुके हैं। यानी कि पहला जो 2016 के अंदर जो इनका संस्थान आते थे तो 24 विश्वविद्यालय थे, लेकिन अब देखो 2026 में इनकी संख्या हो चुकी है 294। IIT दिल्ली ने 59वां स्थान प्राप्त किया, जो भारत का शीर्ष रैंक वाला विश्वविद्यालय बन चुके हैं। बस ये आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है। भारतीय मूल की डेमोक्रेट नेता गजाला हाशमी को किस क्षेत्र की उपराज्यपाल के रूप में चुना गया। ये भी गजब का प्रश्न है। और ये देखो आपके सामने तस्वीर के अंदर, इनका जन्म तो भारत के अंदर हुआ, लेकिन ये कहाँ पे रह रही थी, अमेरिका के अंदर। तो भारतीय मूल की डेमोक्रेट नेता है गजाला हाशमी, इनको किस क्षेत्र की उपराज्यपाल के रूप में चुना गया, तो ये बनी है वर्जीनिया की। ऑप्शन नंबर B, वर्जीनिया की उपराज्यपाल के रूप में इनको चुना जा चुका है। ठीक है, याद रखना इनका व्यक्ति का नाम गजाला हाशमी, राष्ट्र है वर्जीनिया, और पद है उपराज्यपाल। तो वर्जीनिया की उपराज्यपाल बनी है गजाला हाशमी। गजाला हाशमी वर्जीनिया की उपराज्यपाल बनने वाली पहली मुस्लिम और पहली दक्षिणी एशियाई अमेरिकी महिला बन चुकी है। ये भी गजब की लाइन है
कि वर्जीनिया की उपराज्यपाल बनने वाली पहली मुस्लिम महिला और पहली दक्षिण एशिया अमेरिकी महिला बनी है। किस पार्टी से है? डेमोक्रेटिक पार्टी से। याद रखना, गजाला हाशमी जिनका जन्म भारत से और अमेरिका के अंदर, ये एशिया अमेरिकी पहली महिला है जो वर्जीनिया की उपराज्यपाल बनी है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के नवीनतम वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अपडेट के अनुसार विस्तारित ब्रिक्स समूह में वर्ष 2025 में सबसे तेज आर्थिक वृद्धि किस देश में होने का अनुमान लगाया गया है। ये गजब का प्रश्न है अभी, और ये जितने भी मैं आंकड़े बताऊंगा मैं इसके अंदर, इनको आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के नवीनतम वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अपडेट के अनुसार विस्तारित ब्रिक्स समूह में सबसे वर्ष 2025 में सबसे तेज आर्थिक वृद्धि किस देश के अंदर हुई है? इथोपिया के अंदर। नंबर सी, किसके अंदर हुई है? इथोपिया के अंदर सबसे तेज आर्थिक वृद्धि देखी गई है। अब देखो डिटेल। सबसे पहले विस्तारित ब्रिक्स समूह में देश कौन कौन से हैं? ब्रिक्स समूह में सऊदी अरब, मिस्र, यूएई, इथोपिया, इंडोनेशिया और ईरान भी शामिल है। यह समूह 2025 में वैश्विक आर्थिक वृद्धि का एक प्रमुख इंजन है बनने जा रहा है। कि जो ब्रिक्स के अंदर जो विस्तारित सदस्य समूह देश शामिल है ना, उनकी लगातार जो आर्थिक वृद्धि उसके अंदर वृद्धि हो रही है। सबसे पहले इथोपिया ने 2025 में 7.2% की अनुमानित आर्थिक वृद्धि दर होगी, जो इस समूह में सबसे तेज वृद्धि दर है इथोपिया की, जो ब्रिक्स के अंदर शामिल है। और भारत की अनुमानित आर्थिक वृद्धि देखें 2025 में तो 6.6% रहेगी, जिसमें ब्रिक्स देशों में दूसरा सबसे बड़ा तेज उभरता हुआ अर्थतंत्र बना हुआ है। इनकी 2 नंबर पे आता है अपना भारत देश, जिसकी आर्थिक वृद्धि दर कितनी रहेगी? 6.6%। इसके बाद में चीन और यूएई की अनुमानित वृद्धि है 4.8%, और कुल मिलाकर ब्रिक्स देशों की औसत जीडीपी वृद्धि दर है 3.8% रहने का अनुमान है, जो G7 देशों की तुलना में लगभग 4 गुना अधिक है। यानी कि 1% की तुलना में लगभग 4 गुना अधिक है ब्रिक्स देशों का। यानी कि ब्रिक्स के अंदर जो सदस्य देश है ना, उनकी जो आर्थिक वृद्धि उसमें लगातार वृद्धि हो रही है, और जो G7 देश है ना, उनकी लगातार कम हो रही है। यानी कि सबसे ज़्यादा ब्रिक्स देशों की आर्थिक वृद्धि बढ़ रही है। अंतर्राष्ट्रीय सहकारी संगठन वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर 2025 के अनुसार दुनिया की नंबर 1 एक सहकारी संस्था कौन सी बनकर उभरी है? ये 2 सबसे टॉप पे है। एक तो है सबसे पहले अमूल और 2 नंबर पे है इफ्को। तो ये दोनों संस्थाएं सबसे टॉप पर है। तो अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटरिंग 2025 के अनुसार दुनिया की नंबर 1 सहकारी संस्था है अमूल। कौन सी होगी? ऑप्शन नंबर बी, अमूल। देखो, 1 नंबर पे अमूल है और 2 नंबर पे इफ्को। तो अमूल की उपलब्धि, गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड अमूल ने दुनिया की नंबर 1 एक सहकारी संस्था के रूप में अपनी स्थिति बनाई है। यह घरेलू डेयरी क्षेत्र की एक दिग्गज कंपनी है और अब अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटरिंग 2025 की सूची में पहले स्थान पे है। यानी कि बस याद रखना भी, इसके अंदर सबसे सहकारी जो संस्था है वो है अमूल, जो सबसे टॉप पे है, और इफ्को का स्थान आता है 2 नंबर पे। इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड इफ्को ने वैश्विक स्तर पर दूसरे नंबर की सहकारी संस्था के रूप में स्थान है। ये 2 नंबर पे है और ये 1 नंबर पे है। 4 से 5 जून 2025 को ब्राजील में आयोजित 11वें ब्रिक्स संसदीय मंच में भारतीय संसदीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसने किया है? ये क्वेश्चन कल आया था, परिचालक भर्ती का एग्जाम हुआ था, उसके अंदर प्रश्न आया था। लेकिन अब इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब संसदीय का नाम आए तो आपको पता है अपने 18वें लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। ठीक है, ओम बिरला ने इसके अंदर 4 से 5 जून 2025 को ब्राजील में आयोजित हुई थी 11वें ब्रिक्स संसदीय मंच में भारत की तरफ से ओम बिरला ने इसके अंदर लिया है। अब इससे रिलेटेड मैं और भी बातें बताऊंगा जो आपके हो सकता है एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो 11वां ब्रिक्स संसदीय फोरम सम्मेलन 4 से 5 जून 2025 को ब्राजील के अंदर आयोजित हुआ। इस सम्मेलन में भारत सहित ब्रिक्स के 10 सदस्य देशों की संसदों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। यानी कि ब्रिक्स के जो 10 सदस्य देश हैं उनकी संसदों के जो प्रतिनिधि हैं उन्होंने भाग लिया। और भारत का नेतृत्व लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने एक उच्च स्तरीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल के साथ किया। यानी कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भाग लिया। अब ये तो था 11वां, और 12वां जो सम्मेलन है वो ब्रिक्स संसदीय फोरम सम्मेलन भारत में आयोजित किया जाएगा, और इस सम्मेलन की अध्यक्षता भी ओम बिरला जी को सौंपी गई है। ये गजब की लाइन है, अब आपके लिए ये महत्वपूर्ण बनेगा। 11वां तो हो चुका है 4 से 5 जून, और जो 12वां होगा वो अपने भारत में होगा, क्योंकि अब की बार जो 18वां जो ब्रिक्स होगा वो अपने भारत में होगा। ठीक है, तो ये अभी 12वां होगा, उसकी भी अध्यक्षता किसको दी गई है?
ओम बिरला को। तो इसको अच्छे तरीके से आपको याद करना है, इसलिए मैं आपको ये चीज़ें यहाँ पे करवाई है। अब देखो आपके सामने वन लाइनर करंट। पहला है, आमिर खान को 23 नवंबर को पुणे में उत्कृष्टता के लिए पहला R.K. लक्ष्मण पुरस्कार मिलेगा। तो 23 नवंबर आ रही है, उसमें अभिनेता है आमिर खान, जिनको पुणे में उत्कृष्टता के लिए पहला R.K. लक्ष्मण पुरस्कार मिलेगा। दूसरा है, प्रसिद्ध कवि, गीतकार और पटकथा लेखक जावेद अख्तर को भारतीय सिनेमा और साहित्य में उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए 2025 का SOA साहित्य सम्मान प्रदान किया जाएगा। तो पटकथा लेखक है जावेद अख्तर, इनको मिलेगा SOA साहित्य सम्मान 2025। इसके अलावा भारतीय क्रिकेट के महान खिलाड़ी राहुल द्रविड़ को पारादीप फास्फेट्स लिमिटेड का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। ये पॉइंट भी अच्छे तरीके से पढ़ लेना। अपने महान खिलाड़ी है राहुल द्रविड़, जिनको पारादीप फास्फेट्स लिमिटेड का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया जा चुका है। तो ये भी वन लाइनर है, इनको अच्छे तरीके से याद कर लेना। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना, कोई लिंक, कोई नोटिफिकेशन सब आपको टेलीग्राम पे सूचना मिल जाती है। पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था, एशियाई युवा खेल 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? 48 पदक जीते हैं। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के जवाब दिए। भी लगातार आपको क्लास मिल रही है और लगातार आपको आगे फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम है, SI का एग्जाम है, इसके अलावा URO की वैकेंसी आ रही है, RS का एग्जाम होगा, दिल्ली पुलिस का एग्जाम है। इन सभी में इंडिया और वर्ल्ड का करंट आता है और लगातार आप क्लासें देखोगे तभी आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन सही होगा। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, गोगाबिल झील बिहार को रामसर स्थल के रूप में मान्यता मिलने के बाद देश में कुल रामसर स्थलों की संख्या कितनी हो चुकी है? 90, 92, 94, 96? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये थी आज की अपनी क्लास और ये स्कूल व्याख्याता की करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है, जरूर ज्वाइन कर लेना। राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, राजस्थान तीनों का करंट मिल रहा है। SI की करंट की टेस्ट सीरीज, दिल्ली पुलिस की, रीट मेंस SST की चल रही है और फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के SST के पुराने पेपर भी अपलोड हैं, ये भी आप ले सकते हो। जरूर आप ज्वाइन करें, प्रताप क्लासेस का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और यूट्यूब है ये एप्लीकेशन भी आप प्रताप क्लासेस का ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे आपको लगातार करंट के टेस्ट आपको मिलते रहेंगे। तो सभी साथी करेंगे वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।